उत्तर प्रदेश के बलियापुर गांव की। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कोने में बसा बलियापुर गांव, उस गांव में कुल 50 घर थे, जहां शाम ढलते ही सन्नाटा पसर जाता था। गांव के मुहाने पर एक ऊंची पहाड़ी थी और उस पहाड़ी पर खड़ी थी राजा भानु प्रसाद की वो डरा देने वाली 800 साल पुरानी हवेली। सफेद पत्थरों से बनी वो विशाल इमारत। जब से राजा भानु प्रसाद की मौत हुई है, तब से वो हवेली काली पड़ चुकी थी, जैसे वक्त ने उस पर काली शाई पोत दी हो। दूसरी तरफ उसी गांव की चौपाल पर मुखिया हरि सिंह अकेले एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। तभी सामने से दो शहरी लड़के आने लगते हैं, रवि और माला। दोनों शहर से पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के लिए बलियापुर गांव आए हुए थे। जैसे ही वो दोनों मुखिया जी के पास आते हैं, तभी वहां बैठे मुखिया जी ने जोर से चिल्लाते हुए उनके तरफ देखते हुए कहा, बेटा जल्दी इस गांव से, जहां से आए हो वहां वापस चले जाओ। इस गांव की मिट्टी तो अच्छी है, लेकिन इस गांव के उस पहाड़ी पर जो राजा साहब की बरसों पुरानी हवेली है, वहां सिर्फ मौत है। काका, ये बोल के हम डरने वालों में से नहीं हैं। हमने सुना है कि राजा भानु प्रसाद की हवेली में कुछ ऐसा है जिसे विज्ञान नहीं समझ पाया। इसीलिए हम उस हवेली में जाके पता करने आए हैं कि उस हवेली में ऐसा क्या है जो लोग आज भी उस हवेली के पास जाने से भी डरते हैं। तभी उनके पीछे से उसी गांव के पंडित श्यामलाल, जो एक बहुत ही अनुभवी पंडित हैं, वो आने लगते हैं। उनके हाथ में एक रुद्राक्ष की माला थी और माथे पर गहरा लाल कलर का तिलक लगाया हुआ था। जैसे ही वो वहां आए, उन्होंने रवि की आंखों में झांका और बोले, बेटा, इस गांव में विज्ञान की बातें नहीं करो तो बेहतर होगा, क्योंकि राजा साहब की हवेली किसी विज्ञान की मोहताज नहीं है। यहां तुम अपनी विज्ञान की बातें करना ही मत। जहां से राजा भानु प्रसाद के हवेली के वो डरा देने वाले रहस्य शुरू होते हैं, वहीं से तुम्हारा विज्ञान खत्म होता है। जहां से भानु प्रसाद का डर शुरू होता है, वहां किसी भी इंसान का पहुंचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। उस हवेली की ईंटें आज भी जिंदा इंसानों के खून की प्यासी हैं। ये सब देख के वहीं दूर खड़े उसी गांव के दो लोग, हरिया और मोहन, आपस में बातें कर रहे थे। मोहन, सुना तुमने? ये शहरी लड़के हमारे गांव की राजा साहब के हवेली की सच्चाई जानने हमारे गांव आए हैं। राजा साहब की हवेली के तहखाने में आज भी सोने की अशर्फियां दबी हैं। अगर हम इन शहरी लड़कों के साथ उस हवेली के अंदर घुस गए तो हमारा काम बन जाएगा, हम अमीर हो जाएंगे। अरे नहीं भाई हरिया, मेरी पत्नी रेवती कहती है कि जो उस राजा साहब के हवेली के साये में आ जाता है, वो कभी उस राजा साहब के हवेली से जिंदा वापस घर नहीं आया। भाई हरिया, मुझे तो अपनी जान प्यारी है, ना कि वो हवेली का खजाना। अगर तुम्हें जाना है उन शहर वालों लड़कों के साथ तो तू जा सकता है, लेकिन मैं नहीं आने वाला तुम्हारे साथ उस मौत के हवेली में। अबे वो मोहन, डरपोक मत बन। मुझे पता है कि तू ये बातें क्यों कर रहा है। तुझे ऐसा लगता है कि पंडित जी हमें उस हवेली में जाने के लिए रोकेंगे? तुझे इसी बात का डर है ना? अबे मोहन, पंडित जी तो हमें उस हवेली में जाने के लिए डराएंगे ही, लेकिन आज हम उस शहरी लड़कों के साथ उस हवेली में जाके ही रहेंगे। इतना बोलते ही दोनों, हरिया और मोहन, उन शहरी लड़कों के पास जाने लगते हैं। जैसे ही दोनों वहां पहुंचे, तभी वहां खड़े पंडित जी उन्हें देख के कहते हैं, आ गए, आ जाओ, तुम्हारी ही कमी थी जो तुम दोनों भी यहाँ आ गए। पंडित जी, ये क्या बोल रहे हो आप हमें? भले ही हम पैसों के लालची हैं, लेकिन आज हम दोनों इस शहर से आए लड़कों को उस हमारे गांव के राजा साहब की हवेली दिखाने ले जाएंगे। सच में? क्या आप हमें उस हवेली तक ले जाओगे? शुक्रिया भाई साहब, जो आप हमारी मदद कर रहे हो। अरे बेटा, इसमें मदद की क्या बात है? ये तो हमारा काम है। अगर तुम जैसे शहर के लड़कों की हम गांव के लोग मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? चलो जल्दी आप दोनों को हम हवेली के पास लेके चलते हैं। बेटा, मेरी बात याद रखना, अगर तुम दोनों उस हवेली के पास गए तो जिंदा वापस शहर नहीं जा पाओगे। जैसे ही तुम लोग उस हवेली के पास गए कि समझो तुम्हारा आखिरी समय आ गया। हाँ बेटा, एक बार और सोच लो। उस हवेली के पास जाना मतलब मौत को दावत देना होगा।
इसीलिए मैं फिर से कह रहा हूं कि इस दोनों के बातों में मत आ जाओ। ये तो थोड़े पैसों के लिए तुम्हारी जान खतरे में डाल रहे हैं। ये दिनों तो हमारे गांव के लालची इंसानों में से एक है। इन दोनों की बातों में आकर तुम दोनों उस मौत के हवेली में मत जाओ। पंडित जी, आप ऊन शहर के लड़कों को क्यों डरा रहे हो? आप दोनों तो उनकी मदद नहीं कर रहे हो, और हम उन लड़कों की हवेली में जाने की मदद कर रहे हैं, तो उसमें भी आप दोनों को प्रॉब्लम हो रही है। ठीक, हम नहीं करते इनकी मदद। हम अभी यहाँ से घर लौट जाते हैं। अब ये शहर के लड़के जाने और आप जाने। चल बे मोहन, यहाँ से, हमें नहीं करनी है किसी की मदद। जैसे ही हरिया और मोहन घर के तरफ जाने लगते हैं, तभी रवि ने जोर से उनके तरफ देखते हुए कहा, अरे रुको भाई, कहाँ जा रहे हो? हम दोनों को उस राजा साहब के हवेली तक तो छोड़ दो। हम इस बात के आपको पैसे भी देंगे, तो प्लीज हमारे साथ हवेली तक चलो। ये सुन के दोनों हरिया और मोहन रुक जाते हैं। ठीक है, तो चलो, हम दिखाते हैं आप दोनों को राजा साहब की बरसों पुरानी 800 साल पहले बनाई हुई हवेली। तभी हरिया, मोहन, रवि और माला राजा साहब की हवेली की तरफ जाने लगते हैं। कुछ ही दूर जाने के बाद हवेली के रास्ते से अजीब तरीके से किसी के चिल्लाने की और हंसने की आवाजें सुनाई दे रही थी, मानो उस रास्ते पे कोई इंसान उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा हो। ये सब देख के रवि और माला डर जाते हैं। उन दोनों के शरीर ये सब देख के कांपने लगते हैं। तभी डरते डरते रवि हरिया को कहता है, भाई साहब, इस रास्ते से ये कैसी डरावनी आवाजें आ रही है? क्या ये आवाजें किसी भूत प्रेत की है क्या? क्या हवेली के पास जाना अभी उचित होगा? जो बातें वो काका और वो पंडित जी कह रहे थे, हो बातें क्या सच तो नहीं? उस हवेली में सच में राजा साहब की आत्मा रहती है क्या? रवि, हम वापिस शहर चले जाते हैं। मुझे भी ये रास्ता कुछ अजीब दिख रहा है। देखो ना, अभी हम हवेली के पास गए भी नहीं, और इस रास्ते से ये कैसे अजीब डरा देने वाली आवाजें सुनाई दे रही है। अरे शहर के नौजवानों, तुम लोग इतना क्यों डर रहे हो? इस रास्ते किसी भूत प्रेत की आवाजें नहीं, बल्कि इस गांव के पीछे जो घना जंगल है, ये आवाजें उसी जंगल के जानवरों की है। तुम दोनों डरो मत। जैसे ही थोड़ी दूर जाने के बाद वो सब लोग उस राजा साहब की 800 साल पुरानी हवेली के पास पहुंचे। उस हवेली के गेट पर एक बूढ़ा शख्स खड़ा था, जिसका नाम मंगदराम था। वो पिछले 60 सालों से उस हवेली की चौकीदारी कर रहा था। लोग कहते थे कि वो इंसानों से ज्यादा रूहों से बात करता है। जब हरिया, मोहन, रवि और माला वहां पहुंचे तो मंगदराम ने बिना उनकी ओर देखते हुए कहा, तुम लोग इस हवेली के पास क्यों आए हो? तुम लोगों को पता नहीं कि इस हवेली के पास किसी भी इंसान को आने की मनाही है? तो तुम लोग यहां किस लिए आए हो? अगर तुम लोग यहां तक आ गए हो तो अपने साथ बिस्तर लेकर तो आए ही होंगे। अगर बिस्तर नहीं लाए हो तो अपना कफन तो जरूर लेकर आए होंगे, क्योंकि यहां से लोग जिंदा नहीं, सिर्फ उनकी लाशें जाती हैं। ये सब सुन के रवि और माला के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तभी हरिया ने उस चौकीदार से कहा, अरे वो बुड्ढे, तुम हमें डराने की कोशिश मत करो। हमको पता है कि यहाँ से कौन जिंदा बच के जाएगा और किसका यहाँ से कफन जाएगा। तुम इस हवेली के एक चौकीदार हो। तुम्हारी अब उम्र ही क्या बची है जो तुम हमको ज्ञान दे रहे हो? हट जा हमारे रास्ते से, हमें हवेली के अंदर जाना है। ये सब सुन के वो बूढ़ा चौकीदार पीछे हट जाता है। रात के 11 बज रहे थे। रवि, माला, हरिया और मोहन भारी मन से हवेली के विशाल दरवाजे के सामने खड़े थे। दरवाजा सदियों पुराने लोहे और लकड़ी का बना था, जिस पर अजीबो गरीब आकृतियां बनी थीं। जैसे ही हरिया, मोहन, रवि और माला उस राजा साहब के बरसों पुरानी बंद पड़ी हवेली के अंदर गए, वैसे ही हवेली के अंदर जोर से एक चीखती हुई आवाज उन्हें सुनाई दी। अंदर का नजारा डरावना था। धूल की मोटी परतें, टूटे हुए झाड़ू और दीवारों पर टंगी राजा भानु प्रसाद की वो रुबाबदार तस्वीर में राजा साहब के हाथ में एक लंबी तलवार थी और उनकी आंखें ऐसी थीं जो मानो कमरे के हर कोने पर नजर रख रही हों।
रवि, मुझे महसूस हो रहा है जैसे कोई हमें देख रहा है। इस हवेली में कुछ भी अच्छा नहीं है। ये कैसी बदबू आ रही है, मानो इस हवेली में किसी जानवर का मांस पक रहा हो। हरिया देख, वो तस्वीर मुस्कुरा रही है। हमें इस हवेली से जल्दी निकल जाना चाहिए। अचानक हवेली के ऊपरी हिस्से से किसी के पायल की आवाज आई। फिर एक भारी गूंजती हुई आवाज पूरे हॉल में फैल गई। तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि तुम लोग मेरे हवेली के अंदर आ गए हो। अब अंदर तो आ गए, लेकिन अब इस हवेली के बाहर जिंदा वापस नहीं लौट पाओगे। आज मेरे हवेली में नए इंसानों का खून आया है। मेरे हवेली में तुम सब लोगों का स्वागत है। आज तुम्हारे शरीर से मेरी बहुत दिनों की भूख मिटेगी। मैं बहुत दिनों से भूखा हूं। अचानक हवेली की सारी मोमबत्तियां अपने आप जल उठीं। हरिया ने देखा कि हवेली की छत से नीचे फर्श पर पानी की बूंदें टपक रही हैं। लेकिन जब उसने ऊपर देखा तो छत बिल्कुल सूखी थी। दहशत की शुरुआत हो चुकी थी। हवेली के अंदर का तापमान अचानक गिरने लगा। अचानक मोहन की चीख गूंजी। वो एक गलियारे की ओर इशारा कर रहा था, जहां एक काली परछाई रेंगती हुई जा रही थी। दूसरी तरफ गांव में रेवती का मन घबरा रहा था। उसने पंडित श्यामलाल का दरवाजा खटखटाया। पंडित जी, क्या आपने मोहन को देखा है? मोहन सुबह से घर नहीं लौटा। रेवती, मोहन और हरिया उस हमारे गांव की जो राजा साहब की पुरानी हवेली है, उस हवेली पर जो हमारे गांव में उस हवेली पे रिसर्च करने आए शहर के 2 लड़कों को लेकर उस हवेली की तरफ गए हैं। मैंने और मुखिया जी ने उनको रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो माने नहीं। पंडित जी, ये क्या बोल रहे हो आप? अगर मोहन उस हवेली पे गया है, इसका मतलब अनर्थ होना निश्चित है। मोहन उस मनहूस हवेली में गया ही क्यों? मुझे आज रात राजा साहब के रोने की आवाजें सुनाई दे रही हैं। पंडित जी ने अपनी झोली से एक तांबे का कलश निकाला। उसमें पवित्र गंगा जल था। ये सब लेकर दोनों उस राजा साहब के हवेली की तरफ जाने के लिए निकल पड़ते हैं। रेवती, आज की रात काल रात्रि है। राजा भानु प्रसाद की रूह को आज एक नए शरीर की तलाश है। हमें फौरन हवेली में जाना होगा। जब पंडित और रेवती उस हवेली के गेट के पास पहुंचे तो मंगतराम मुख्य द्वार पर किसी से बातें कर रहा था, जबकि वहां कोई नहीं था। हाँ हुजूर, आपके हवेली के अंदर आपको आज रात 4 लोगों के ताजा खून चखने मिलने वाले हैं। इससे आपकी बरसों पुरानी प्यास बस बुझने ही वाली है। हवेली के अंदर माला एक पुराने कमरे की ओर खिंची चली गई। वहां एक विशाल आईना लगा था। जैसे ही उसने आईने में देखा, उसे अपना चेहरा नहीं बल्कि एक सुंदर लेकिन उदास औरत का चेहरा दिखा। वो कोई और नहीं, वो इसी हवेली की रानी मृणालिनी थी। अचानक आईने से वहां राजा की पत्नी मृणालिनी बाहर आई। ये सब देख के माला जोर से चिल्लाई, रवि, मुझे बचाओ, ये मुझे मार डालेंगी, जल्दी इधर आ जाओ। माला की चिख सुन के रवि उस कमरे में आया। जैसे ही रवि उस कमरे में आया, वैसे ही रानी मृणालिनी वहां से हवा में गायब हो गई। माला, तुम डरो मत, अब मैं तुम्हारे पास हूं। तुम क्यों चिल्लाई? इस कमरे में कोई था क्या? मुझे तो इस कमरे में कोई नहीं दिखाई दे रहा है। रवि ये सब बोल ही रहा था कि उतने में हरिया और मोहन वहां आ जाते हैं। बेटा, जल्दी इस हवेली से भागो। ये कोई हवेली नहीं, ये हवेली तो जिंदा कब्र है। इस हवेली में 2 लोगों की आत्मा घूमती रहती है, राजा की और रानी। उधर पंडित श्यामलाल और रेवती हवेली के अंदर दाखिल हुए। पंडित जी ने मंत्रों का उच्चारण शुरू किया, जिससे हवेली की दीवारें कांपने लगीं। वे दोनों उस कमरे की ओर बढ़े जहां हरिया, मोहन, रवि और माला डर के मारे बेशुद्ध पड़े थे और राजा भानु प्रसाद की आत्मा उन लोगों के शरीर के पीछे एक विशाल धुएं के साए की तरह खड़ी थी। राजा भानु प्रसाद, तूने जीते जी अपनी प्रजा को बहुत सताया है।
और अब मरने के बाद भी तू इस गांव के लोगों को चैन से नहीं जीने दे रहा है। जिस रानी को तूने बेवफा समझकर मार दिया, वही आज तेरी बर्बादी का कारण बनेगी। पंडित श्यामलाल, तू मुझे नहीं रोक पाएगा। मैंने 100 साल इंतजार किया है इस रात का। आज इस सभी जवान लोगों की बलि और इस शहर के लड़के का शरीर मुझे फिर से जीवित कर देगा। पंडित जी ने रेवती के हाथों में एक पुराना हार दिया और उसे कहा, रेवती, ये रानी मृणालिनी का वो हार है जो राजा ने उसे शादी पर गिफ्ट दिया था। इसे उस हवन कुंड में डालो, वही राजा की शक्ति का स्रोत है। पंडित जी की ये बात सुन के जैसे ही रेवती उस हवन कुंड की तरफ आगे बढ़ी, राजा की रूह ने एक भयानक गर्जना की। वहां की सभी चीजें हवा में उड़ने लगी, लेकिन तभी अचानक हवा में उड़ती हुई रानी मृणाली की आत्मा वहां आ गई। राजा भानु प्रसाद, मैं तुम्हारी पत्नी रानी मृणालिनी हूं। मैंने कोई भी गलती किए बिना तुमने मुझे उस दीवार में जिंदा चुनवा दिया था जहां सूरज की किरण तक नहीं पहुंचती थी। आज मैं भी तुम्हें उस नरक में ले जाऊंगी जहां से तुम कभी वापस नहीं आ पाओगे। हवेली के अंदर राजा भानु प्रसाद और उसकी पत्नी रानी मृणालिनी, जो कई सालों पहले राजा ने उसको एक दीवार में जिंदा दफन कर दिया था, उन दोनों में भयानक महायुद्ध शुरू हो गया। पंडित जी लगातार मंत्र पढ़ रहे थे। दूसरी तरफ युद्ध में राजा की आत्मा रानी के आत्मा के सामने कमजोर पड़ने लगी। बेटा रेवती, अब जो तुम्हारे हाथ में रानी का हार है, जल्दी उस हार को इस हवन कुंड के आग में डालो। जैसे ही रेवती ने वो हार उस अग्नि कुंड के पवित्र अग्नि में फेंका, वैसे ही राजा भानु प्रसाद की आत्मा के शरीर को आग लग जाती है। राजा उस आग के ज्वाला में जलने लगा। उसकी चीखें इतनी भयानक थीं कि बलियापुर के कुत्तों के रोने की आवाजें थम गईं। पंडित श्यामलाल और बालियापुर के लोगों, मैं खत्म नहीं हो सकता। मैं राजा हूं। इस मेरे हवेली से मुझे कोई नहीं निकाल सकता, समझ गए तुम लोग? मैं फिर से लौट के आऊंगा। तू राजा नहीं, एक भटकता हुआ साया है। जल्दी इस हवेली को छोड़ के चला जा और इस हवन कुंड के आग से राख बन जा। तभी वहां एक जोरदार रोशनी हुई और पूरी हवेली हिल गई। छत का एक बड़ा हिस्सा उस आग से जल गया और राजा का साया हमेशा के लिए उस हवन कुंड के आग में विलीन हो गया। जैसे ही राजा भानु प्रसाद उस आग में खत्म हो गया, ये देख के रानी मृणालिनी को बहुत खुशी हुई, जैसे उसके आत्मा को बरसों पहले की शांति मिल गई हो। तभी अचानक रानी मृणालिनी की आत्मा भी हवा में विलीन हो गई। रेवती, आज तू ना होती तो आज मेरा क्या होता? भाई मोहन, हमें इस हवेली में सोना चांदी तो नहीं मिला, लेकिन हम सबकी जान बच गई। हमारे लिए यही सबसे बड़ा खजाना है। जैसे ही सभी लोग हवेली के बाहर निकले, तभी पंडित श्यामलाल ने हवेली के मुख्य द्वार पर एक अभिमंत्रित जंजीर बांध दी। उसके बाद पंडित श्यामलाल ने एक ऐलान किया, आज से ये हवेली किसी की जागीर नहीं, बल्कि एक सबक है कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, एक दिन उसका अंत निश्चित है। अब चलो सब इस मनहूस हवेली से बाहर निकलते हैं। सभी उस हवेली से गांव में वापस लौटने लगे। हवेली के गेट पे जो मंगत राम चौकीदार था, वो अब गायब हो चुका था। कुछ लोग कहते हैं कि वो आज भी पहाड़ियों में भटकता है। रवि और माला शहर वापस जाने लगते हैं, लेकिन जाते जाते रवि ने जब पीछे मुड़कर देखा तो उसे उस हवेली की एक धुंधली सी आकृति हाथ हिलाती हुई दिखी। शायद वो रानी मृणालिनी थी जो अब आजाद थी। बलियापुर गांव में अब शांति थी, पर राजा साहब की हवेली की कहानी आज भी वहां की हवाओं में सुनाई देती है। कैसी लगी दोस्तों ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, ताकि इसी तरह की हॉरर स्टोरी मैं आपके लिए इस चैनल पे लाता रहूंगा। धन्यवाद दोस्तों। टू बी कंटिन्यू फॉर भूतिया टून वाला यूट्यूब चैनल।